हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोरिंग थ्रू chaos। और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल रोज कोई ना कोई चीज़ बदलती रहती है। जैसे कभी हमको लगता है कि कोरोना ख़त्म हो गया, फिर कोई बीमार हो जाता है। कभी हमको चिंता होती है अपने हेल्थ के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में। कभी हमें नौकरियों की चिंता है, कई लोगों की नौकरियां चली गई। फिर झगड़े होते रहते हैं, इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया। लेकिन असली बात तो ये है कि हम झगड़ने से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हमें अपने मन को शांत रखना है, अपने तन को शांत रखना है। और जैसे जैसे सीजन चेंज हो रहा है, अभी शरद ऋतु शुरू हुई, तो हेल्थ में अफेक्ट होता है, माइंड में भी अफेक्ट होता है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो हमें अच्छा रास्ता दिखाए, हमें थोड़ा चेतावनी दे कि कैसे कोरोना के टाइम पे इवन अगर बराबर दवाई ना हो तब भी हम कैसे अपने बॉडी को, माइंड को शांत रख सकते हैं और हमारे अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। उनमें से है मेरे एक आचार्य, डॉक्टर अभिषेक आचार्य, जो हमारे आयुर्वेद टीचर थे। निसर्गोपचार केंद्र में मैंने जब होलिस्टिक हेल्थ का कोर्स लिया था, और ये मेरे डॉक्टर भी रहे हैं। और ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, जिन्होंने बहुत कुछ संशोधन भी किया है। आयुर्वेद में काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है। अभिषेक जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। बस एकदम बढ़िया। हाँ, तो एक बात बताइए, आप आयुर्वेद में हाँ। आए कैसे? आप, क्योंकि थोड़ा मुझे सा। एक क्लियर है कि आप बहुत डीप आयुर्वेद में जाते हो, इसके लिए मुझे हाँ ये हाँ। सवाल आता है। यस यस। मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा कि 12th जब मैंने पास आउट करने वाला था एक्चुअली, तभी से मेरे मन में एक ख्याल था कि मुझे आयुर्वेद करना है, पहले से प्री डिसाइडेड कि कुछ भी हो आई हैव टू डू आयुर्वेदा। तो बाय चांस और बाय बैड लक ऐसा कह सकते हो कि मुझे उस वक्त एडमिशन नहीं मिला आयुर्वेद के अंदर, गुजरात के अंदर थोड़े परसेंटेज कम हो गए। तो उसकी वजह से, मगर पहले से ही मैंने डिसाइड किया था मुझे आयुर्वेद करना है। तो मैं कर्नाटक गया आयुर्वेद सीखने के लिए, मेरा यूजी कर्नाटका से है। तो वहाँ पे 5-6 साल जो है वो कंप्लीट हुए। एक पॉजिटिव पॉइंट ये थी कि अच्छा हुआ मैं गुजरात से मूव करके कर्नाटक गया, क्योंकि क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदा वहाँ पे, यानी कि साउथ में सबको पता है कि कितना अच्छी तरह से आयुर्वेदा वहाँ पे वो लोग जीते हैं एक्चुअली। ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी, बट दे आर लिटरली लिविंग बाय आयुर्वेदा। तो वहां से काफी कुछ सीखने को मिला। एक छोटा सा अगेन एग्जांपल मैं लूंगा। मेरा एक पेशेंट था, मैं जब 3rd ईयर में था तब। तो कंप्लीटली पैरालाइज्ड। हम 4 लोग होते थे स्टूडेंट्स, जो 4 लोग उसे स्ट्रेचर में डाल के पकड़ के उसको मालिश वगैरह ट्रीटमेंट करके फिर उसको वापस बेड पे लाना, और ये सारी चीजें चल रही थी हमारी। एक एक वीक की ड्यूटी होती थी। एक वीक ड्यूटी खत्म होने के बाद कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है एंड डॉक्टर्स चेंज हो जाएंगे। एंड विद इन 15 डेज उस पेशेंट को मैंने हॉस्पिटल के बाहर से, वो गेट के अंदर खुद चलता हुआ आ रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं, स्ट्रेट नॉर्मल वॉक। तब से मेरा आयुर्वेद के अंदर जो ट्रस्ट था, थोड़ा बहुत जो कम लग रहा था, वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, आयुर्वेद कुछ भी कर सकता है अगर आप सही तरीके से आयुर्वेद को जानो तो यहाँ से मेरी आयुर्वेद की जर्नी शुरू होती है, शंकर भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आई मस्ट से गुजरात में आकर મને થોડી થોડી ગુજરાતી આવડી ગઈ, અને बहुत सरस। તમે કર્ણાટકમાં રહેकर ಸ್ವಲ್ಪ हाँ, ಸ್ವಲ್ಪ कन्नड़ा ಬರ್ತೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ कन्नड़ बढ़ती थी। मैं मैं 2 बार कर्नाटक में आयुर्वेद के केंद्र में मैंने ट्रीटमेंट लिया है। एक बार उजिरे ओह में, ग्रेट। और एक बार हम्म। मणिपाल के नजदीक, उडुपी के हाँ नजदीक। हाँ 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 बड़े हाँ। अच्छे केंद्र थे। एंड इनफैक्ट यस यस। द थर्ड केंद्र वाज जहां मैं आपको मिला, निसर्गोपचार केंद्र इन हाँ। इन बड़ौदा, गोत्री एरिया। एंड हम्म। कर्नाटक में जैसे आपने बताया, पूरे वातावरण में दे प्रैक्टिस इट। एंड गुजरात यस में भी यस। अभी बढ़ रहा है। एंड या। निसर्गोपचार केंद्र इज एन अमेजिंग प्लेस, जहाँ पर हम्म। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट। एंड तीनों जगह पे हाँ। कौन यस। सा, परकड़ा, उजरे और बड़ौदा में हम्म। भी इट इज डन एज अ हाँ। सेवा, मतलब सेवा के रूप यस। में दिया जाता है, पैसे के लिए नहीं। एट या। कॉस्ट कई बार दिया जाता है, जो बहुत बड़ी हाँ। बात है। एंड अमेरिका में मैंने यही ट्रीटमेंट जो यहाँ पर 1200 रुपया में मिलता है,
वहाँ हाँ पर $1,200 में लिया था पर डे। डॉलर में होता है, हाँ सही मतलब में। पूरे हफ्ते का ट्रीटमेंट अब $6,000 होता है अमेरिका में। यहाँ पर हम्म, ₹1,200 में पर डे दिया जाता है फॉर दोस्त हु हम्म, आर इंटरेस्टेड इन द नंबर्स। एंड वो भी मैंने यस। 20 साल पहले अमेरिका में $1,200 दिया था पर डे। ओह आई लेकिन सी। हाँ अभी तो थोड़ा बढ़ गया होगा, 1,500, 1,500, 2,000 भी हुआ होगा। पर डेफिनेटली। इंडिया में अभी भी $1,500 के अंदर पर डे खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। वहां तो सिर्फ हो ट्रीटमेंट जाता का होता। है, यस। सब पंचकर्म। तो आप बताइए सर, हाँ। आयुर्वेद के बारे में बताइए, पर्टिकुलरली ये जो कोरोना का जो चल रहा है उस हम्म। स्थिति में। हमें तो पता है कि अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हाँ, ट्रीटमेंट भी, वेस्टर्न ट्रीटमेंट को टाइम लग रहा है। जो भी यस, ट्रीटमेंट्स है वो थोड़े इधर महंगे हैं और उनको क्यूरेटिव इफेक्ट को टाइम लग रहा है, प्रिवेंटेटिव अभी तक यस, कुछ खास नहीं है। यस, यस। तो आयुर्वेद में हमें क्या मिल सकता है, क्या कर सकते हैं आपके हाँ, दृष्टि से? तो सबसे पहले तो एक आयुर्वेद का जो बेसिक फंडा है ना, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी के सिनेरियो में आयुर्वेद को सिर्फ या तो इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टिंग कर देगा, आपको सर्टेन हर्ब्स ले लो एंड ब्लास्ट हो जाएगा इम्यूनिटी का, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग, इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड आयुर्वेद। तो उसमें पहले ही जो प्रिंसिपल है आयुर्वेद का, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, ऐसा बोला गया है। यानी कि पहले ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपकी हेल्थ है तो वो हेल्दी आप कैसे रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप जब तक जीते हो तब तक, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस और माइनस वे पे हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड होता है, सेकंड प्रिंसिपल, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर यानी पेशेंट, विकार यानी डिसीज। तो पेशेंट के डिसीज को क्योर करना, इट्स वेरी नेसेसरी। ओके, तो ये दो चीजें जो होती है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अभी के सिनेरियो में क्या है कि अभी आग ऑलरेडी लग चुकी है और हम गड्ढा जो है वो कुआं खोदने बैठ रहे हैं। ओके, तो ये जनरली जो है वो आयुर्वेद में लागू नहीं होता कि जब भी आप डिसीज्ड हो जाओ और आपको अभी से कि मुझे 15 दिन के अंदर ठीक हो जाना है, तो वो जनरली इम्पॉसिबल जैसा है। मगर फिर भी क्या कर सकते हैं आयुर्वेद के अंदर, ये भी अगेन जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कोरोना जब से आया है, आयुर्वेद के रोग प्रतिकारक काढ़ा, हर एक कंपनीज, हर एक सेलर, हर जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिस इज द माल प्रैक्टिस। ओके, और यही सबसे ज्यादा फायदा ये सारी चीजें जो है बिजनेस और कंपनीज वो लोग उठा लेते हैं। ओके, क्योंकि लेक ऑफ नॉलेज जो कॉमन पब्लिक के अंदर होना चाहिए, वो ऐसा ही होता है। और इसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो मेंटली आपको क्या करते हैं, वो एकदम दबाने के लिए कंप्लीट होते हैं कि भाई नहीं, आपको ये काढ़ा पियो, आपको कोरोना नहीं होगा। मगर ऐसा अगर हम मानने लगे तो डेफिनेटली ये गलत प्रैक्टिस कही जाएगी या माल प्रैक्टिस कही जाएगी। ओके, बाय द ओन सेल्फ ओनली, हम खुद से माल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आयुर्वेद और कोरोना का इसलिए मैं जिक्र करूंगा कि जब भी अगर आपको कोई भी डिसीज आयुर्वेद के अंदर होता है, तो उसके लिए एक मेन रीजन बोला गया है, दैट इज प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध, आई थिंक यू नो शंकर भाई। प्रज्ञा यानी इंटेलेक्ट, अपराध यानी फॉल्टी एक्शन। तो आपके इंटेलेक्ट का फॉल्टी एक्शन अगर आप शुरू कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिसीज हो सकता है। ओके, और इंटेलेक्ट का मेन काम क्या होगा, दैट इज द डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, सिंपल, मुझे ये करना है नहीं करना है। कई सारी चीजें हमें पता होती है कि ये मुझे नहीं करनी, हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं होगी। जस्ट लाइक ए सिंपल, अगर मैं बाहर खाना खाने जाता हूँ तो मुझे बैक ऑफ माइंड में पता होता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मगर फिर भी हम वो कर रहे हैं। सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रज्ञा अपराध। जो हमें पता होता है कि दिस इज कॉज्ड एनीथिंग, मगर फिर भी हम वो जब एक्शन में लाते हैं, और ऐसे एक्शन क्या होता है, रिपीटेटिवली होता है कई सारी, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों चीजें जो है वो वीक शुरू हो जाता है। ओके, वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वीक होने जाते हैं, कोई भी डिसीज जो है हमारे शरीर के अंदर आ सकता है, वो चाहे कोरोना हो, चाहे सिंपल सर्दी खांसी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो। ओके, तो यहाँ से हमें ये चेंज करना पड़ेगा। जब तक हमारा इंटेलेक्ट का एक्शन जो है, फॉल्टी एक्शन, अगर हम उसे चेंज करके सही ट्रैक पे नहीं लाएंगे, जब तक मेंटली हम स्ट्रांग नहीं होंगे, कोई भी डिसीज आपको हो सकता है। ओके,
और ऐसे अभी के सिनेरियो में आपको पता हो कि मॉडर्न साइंस भी एक्सेप्ट कर रहा है कि माइंड का इन्वॉल्वमेंट हमारे शरीर के अंदर डिसीज के ऊपर कितना ज्यादा पड़ रहा है। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और जैसे लाइक साइकोसोमेटिक डिसीजेज, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी आपने सुनी हुई होगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो कोरोना के अंदर सबसे पहले तो जो बोलते हैं ना भय का एक वातावरण, एक फियर वाला, फोबिया वाला, आपने बेसिकली देखा होगा कहीं पे भी अगर आपको आपके आसपास में या सोसाइटी में भी कोरोना पेशेंट आ गया तो उसके साथ का हमारा बिहेवियर क्या होता है, यू कांट इवन इमेजिन। कितना ज्यादा हम उसे पुश ऑफ करते हैं, भाई दूर रहे, टच नहीं करना है। जस्ट लाइक पहले जैसे एड्स का जो एक फियर था ना, वैसे अभी ये शुरू हो गया कि छूने से भी हो जाएगा। WHO थोड़ा ये बोलता है, थोड़ा अलग से, एक दिन कुछ अलग रूल होते हैं, एक दिन कुछ अलग रूल होते हैं। ओके, तो जितना ज्यादा आप भय, फियर अगर आप अपने मन के अंदर लाओगे, आपकी इम्यूनिटी नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नेचुरली। ओके, और वही सारे लक्षण आपके अंदर आसानी से डेवलप हो जाएंगे विदाउट एनी इन्फेक्शन, सिंपली। तो ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन सर्वाइव इन दिस होल पेंडेमिक सिचुएशन। इसके अलावा आप चाहे कितने भी काढ़ा पी लो, चाहे कितने भी कुछ कर लो, मगर अगर फियर का पोर्शन थोड़ा भी रहा होगा, एक शंकास्पद जो बोलते हैं ना माइंड के अंदर कि मुझे हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आ सकते हैं। ओके, तो ये जो आयुर्वेद है, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आयुर्वेद ने काफी कुछ जो है वो बताया। हर एक चीज, हर एक पहलू के ऊपर उन्होंने क्लियरली बनाया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही आपके साथ, वैसे। ओके, तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको जेन्युइनली इम्यूनिटी बूस्टअप करनी है, जेन्युइनली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ कोरोना के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल इन सच, ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी हेल्दी रहने के लिए, लाइफ टाइम के लिए, अगर हमें हेल्दी रहना है, स्ट्रांग रहना है, तो ये करना जरूरी है। उसके लिए आयुर्वेद के अंदर एक छोटा सा टर्म यूज किया गया है, युक्तिकृत बल। बल यानी कि स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी, युक्तिकृत, विद द प्रॉपर प्लानिंग कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आप अभी कौन सा सीजन चल रहा है, और इस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से आप जो है वो इम्यूनिटी खुद की आराम से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए एक बेसिक जो हमारा प्रिपरेशन है, सबको पता होगा, च्यवनप्राश। ओके, देयर इज 100 टाइप्स ऑफ च्यवनप्राश आर देयर। ओके, तो अभी के सिनेरियो में जो एक मिलता है, दैट इज द कॉमनेस्ट वन, च्यवनप्राश जो बोलते हैं। ओके, तो च्यवनप्राश का उसका मेन जो जिसके अंदर वो आता है, जिस पोर्शन के अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रसायन। ओके, शरीर को बूस्टअप करना या इम्यूनिटी बिल्डअप करना, दैट्स कॉल्ड एज अ रस आयन। रस यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो एसेंस बनता है, ओके, उसे रस बोला जाता है। आयन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ईच एंड एवरी सेल जो है वो उसमें से नरिशमेंट ले पाए जो आपने खाना खाया है। ओके, तो उसे बोलते हैं रसायन। उसमें हेल्प करने वाला द्रव्य या उसमें हेल्प करने वाला हर्ब, उसे बोला जाता है रसायन। तो अगर रसायन जो तत्व है या हर्ब है, अगर हम लंबे समय तक लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी बढ़ने वाली है वो आपके खाने से ही बढ़ेगी, ये ध्यान में रखें। ओके, उसके लिए और कोई भी जो डायरेक्ट ड्रग हम इंड्यूस करते हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मगर 95% जो है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, द फूड इज द मेन कंटेंट। ओके, तो इसीलिए अगर रसायन और फूड, ये दोनों चीजें अगर हम मिक्स कर ले, तो हमारी इम्यूनिटी आप चाहो उतना अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीनेशन ऑल्सो। अगर आप लंबे समय तक ये रसायन फॉलो करोगे तो कोई भी वैक्सीनेशन की एज सच जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो च्यवनप्राश का उपयोग जो है वो कम से कम 1 साल तक कंटिन्यूअस। ओके, जैसे कि हमारा एक माइंड सेट होता है, जैसे मैंने बोला कि फॉल्टी एक्शन और या तो फिर माल प्रैक्टिस जो होती है आयुर्वेद के नाम से, कि जब तक विंटर रहेगा हम च्यवनप्राश खाएंगे 3-4 महीने, एंड देन सडनली जैसे ही भूल समर जाते आए हैं। हम च्यवनप्राश को छोड़ देंगे। तो ये 3-4 महीने खाने का कोई अर्थ नहीं है। आयुर्वेद क्लियरली मना बोल रहा है कि आप अगर 1-2 महीने खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम 1 साल तक आपको एट अ स्ट्रेच उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन ओनली इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेक्स्ट ईयर, तब जाके वो नेक्स्ट ईयर में आपकी इम्यूनिटी जो है उसको बूस्टअप करेगा। ओके, तो कोरोना में भी आप ये शुरू कर सकते हो और लंबे समय तक। और रसायन चीज ऐसी है
कि अगर आपको इंडाइजेशन या सीवियर ऐसे कोई तकलीफ नहीं है पेट की या जठर की या आंतों की, तो आप ये लंबे समय तक यानी कि लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, ऐसी चीज है। तो उससे डेफिनेटली आपकी जो इम्यूनिटी हो बढ़ती है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी, दैट इज काउज घी। ओके, गाय का घी जो हम कहते हैं। ओके, आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे यानी दादा या परदादा, उनकी हेल्थ के बारे में अगर आप कंपेरेटिवली करें अगर हमसे भी, तो भी उनकी हेल्थ, वो ऐसे च्यवनप्राश वगैरह भी कुछ भी नहीं लेते, मगर उनके खाने में ये एक चीज थी वो 100% होती थी, दैट इज घी। ओके, फिजिकल वर्क प्लस गाय का घी आपकी इम्यूनिटी को चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द टू फंडा जो इस सिनेरियो के अंदर आपको करना चाहिए और जेन्युइनली करना चाहिए। सर मुझे सबसे अच्छा लगता है जब मैं आपको कंसल्ट करता था, इज यू हैव बीन अ प्रैक्टिशनर कई सालों से, एज वेल एज यू आर नाउ अ प्रोफेसर, एंड यू हैव बीन आल्सो टीचिंग। जो भी आपके पास पेशेंट आते थे, आप उन्हें समझाते थे, इस तरह समझाते थे जैसे आप ही समझा रहे हो, सो दैट वी फुल्ली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, समझ में आए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और कितने किसे लॉन्ग टर्म करना चाहिए। सो च्यवनप्राश की भी जैसे आपने बताया बहुत सारे वेराइटीज है आजकल मार्केट में। तो सीजनल होता है कि एक ही टाइप का च्यवनप्राश पूरे साल, या दूसरा सवाल है कि प्रकृति के अनुसार चेंजेस होते हैं, कौन सा च्यवनप्राश लेना चाहिए हमें? च्यवनप्राश में जनरली एक जो मैंने बोला कॉमन अभी मार्केट में जो चल रहा है, दैट इज अ सिंगल वन, मॉडिफाइड, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो सोना चांदी और ये सब टैगलाइन देते हैं, इट्स ओके अगर वो लोगे तो, और नहीं भी होगा तो चलेगा। सिंपल च्यवनप्राश जो होता है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा मगर एक ट्रेड नेम होगा स्वा अमला च्यवनप्राश करके, स्वा अमला। तो दैट इज द बेस्ट च्यवनप्राश इन मार्केट राइट नाउ। तो वो आप कोई भी प्रकृति वाले हो लाइफ लॉन्ग जो है वो ले सकते हैं। मगर मैंने जैसे बोला कि इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, पेट की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो च्यवनप्राश के लेते वक्त हमें ध्यान में रखते हैं। बिकॉज च्यवनप्राश इज हैवी टू डाइजेस्ट, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो इट क्रिएट्स आम। ओके, आम आपको पता होगा, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड इन आयुर्वेदा कॉल्ड एज आम। तो वो अगर बढ़ता रहेगा तो इम्यूनिटी की जगह पे हमें और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ हो जा सकता है। तो ये थोड़ी सी शर्तें जो है वो हम लगाते हुए अगर लेंगे तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। और प्रकृति का मैंने जो बोला, वो च्यवनप्राश तो जैसे मैंने बोला कोई भी प्रकृति वाला ले सकता है, मगर प्रकृति और हमारा डाइट, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन में चलती है। क्योंकि प्रकृति किसे कहते हैं, इसमें भी कई सारे लोगों को डाउट्स होते हैं और क्लियर नहीं होता, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी प्रकृति पहले पित्त थी, अभी थोड़ा मुझे घुट्टों में दर्द हो रहा है तो मेरी बात प्रकृति हो गई है। मगर ऐसा नहीं होता। प्रकृति कभी भी चेंज नहीं होती। जन्म मरण कालांतर भाविनी निर्विकारिणी दोष स्थिति, ऐसा उसका डेफिनेशन है, जन्म से लेकर मरण तक। ओके, निर्विकारिणी, कोई भी चेंज नहीं होने वाला दोष की स्थिति जो होती है, वात पित्त कफ की स्थिति, उसको बोला जाता है प्रकृति। यानी वी कैन कोरिलेट विद द जेनेटिक साइंस राइट नाउ। ओके, और ये नया टर्म जो है वो एपिजेनेटिक्स करके अभी एक पूरा रिसर्च उसके ऊपर चला है, जीन से थोड़ा सा हट के एपिजेनेटिक्स। तो ये प्रकृति जो है वो एपिजेनेटिक्स के साथ में काफी कोरिलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर रिसर्च अगर करना चाहे तो डेफिनेटली हो सकता है, अभी कई सारे चल भी रहे हैं और प्रूव भी हो रहा है कि यस दिस इज द साइंस, जो हमारी प्रकृति और एपिजेनेटिक्स साथ में पैरेलली चलते हैं। तो जैसा ही हमारा बर्थ होता है तब से लेकर हमारे डेथ होने तक जो दोष की स्थिति होती है नेचुरल, देयर इज टू टाइप ऑफ दोष, वात पित्त कफ इज द सेम नेम, बट एक प्राकृत और वैकृत। तो जो प्राकृत दोष होता है उसे प्रकृति बोला जाता है, और वैकृत दोष होता है उसे डिसीज बोला जाता है, और दोनों में काफी अंतर है। तो अगर मुझे एसिडिटी हो रही है डजंट मीन मुझे पित्त प्रकृति होगी। ओके, एसिडिटी किसी को भी हो सकती है। अगर आप प्रज्ञा अपराध कर रहे हो, लेट नाइट खाना खा रहे हो, तो कफ वालों को भी हो सकती है और वात वालों को भी एसिडिटी हो सकती है। तो इससे प्रकृति का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ये एक थोड़ा सा माइंड में क्लियर करना है सबको। प्रकृति और जो आप दूसरा बोल रहे थे उसे विकृति भी कहते हैं ना, जब डिस्टॉर्शन होता है, जैसे एपिजेनेटिक्स में भी बोलते हैं कि देयर इज दैट जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स एंड स्विचेस, जो
अंडर स्ट्रेस, अंडर ड्यूरेस, तो स्विचेस विल गो ऑन एंड ऑफ, जिसे हम विकृति कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब मैंने आयुर्वेद की स्टडी शुरू की थी 2004 के दरमियान, एंड अराउंड द सेम टाइम जेनेटिक मैपिंग हो चुका था जीनोम का, एंड फिर एपिजेनेटिक्स में काफी जोर आया है। सो दोनों पैरेलल में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। आई एम बाय नो मीन्स एन एक्सपर्ट आप लोग हो, इसलिए मैं आपसे कंसल्ट करता हूँ, डॉक्टर अभिषेक। सो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि खुद की प्रकृति जानना जरूरी है, एंड जब कोई डिस्टॉर्शन हो उसमें, जिसे हम विकृति कहते हैं, जैसे एपिजेनेटिक अफेक्ट जो होता है, उसे भी जानना जरूरी है। सो अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, सो डज कोरोना वायरस अफेक्ट एनी पर्टिकुलर प्रकृति मोर देन अदर प्रकृति? ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रकृति और इम्यूनिटी भी काफी पैरेलली और वी कैन से अच्छी तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं कि कौन सी प्रकृति में इम्यूनिटी ज्यादा होगी और कौन सी प्रकृति में कम होगी, कौन जल्दी से अफेक्ट हो सकता है कोरोना से और कौन इनको अच्छी तरह से फाइट दे सकता है। तो जनरली कफा दोष, मैं अभी प्रकृति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कफा दोष है, सिंपल कफा दोष है जो शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, वैसे तीनों दोष जरूरी है, मगर कफा दोष को सीधा उन्होंने कोरिलेट किया है रस धातु। ओके, दैट इज द फर्स्ट टिश्यू फॉर्म आफ्टर द फूड डाइजेशन। जैसे ही फूड डाइजेस्ट होता है उसके बाद में जैसे टिश्यूज बोले जाते हैं, तो जो फर्स्ट टिश्यू फॉर्म होता है उसे रस धातु बोला जाता है। और रसो अपि श्लेष्मवत, ओके, श्लेष्म यानी कफ, तो रसो अपि श्लेष्मवत यानी कफ और रस को सीधा उन्होंने कोरिलेट किया है। एंड द अनदर रेफरेंस प्राकृतम बलम श्लेष्मा उन्होंने बोला है, प्राकृतम बलम श्लेष्मा, यानी कि अगर प्राकृत कफ होगा, बल यानी स्ट्रेंथ, और हमेशा आयुर्वेद के अंदर बल को हम इम्यूनिटी के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर कफ प्राकृत होगा, नॉर्मल होगा, बैलेंस स्टेट में होगा, तो वहां पे उसका बल जो है, स्ट्रेंथ, वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि इम्यूनिटी जो है वो कफ प्रकृति की पर्सन के अंदर बहुत ही अच्छी होती है कंपेयर टू वात एंड पित्त। ओके, तो ये बहुत जरूरी है समझना कि दे आर, उसमें जो टर्म बोली गई है प्रकृति के साथ में बल को कोरिलेट करने के बाद, सहज बल, यानी वी कैन कोरिलेट विद द इम्यूनिटी ऑफ इनेट इम्यूनिटी, जो शरीर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वो चाहे हमारे एसिड HCl के रूप में हो, हम खाना खाते हैं, अगर उसमें कोई बैक्टीरियाज होंगे तो HCl उसे मार देगा, तो दिस इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। हमारी सलाइवा के अंदर एंटी बैक्टीरियल चीजें जो रहती है वो किल करती है, देन टॉन्सिल्स जो है वो उसके सामने फाइट करते हैं, तो ये सारी चीजें बोली जाती है इनेट इम्यूनिटी। तो ये इनेट इम्यूनिटी, सहज बल, कफ प्रकृति के अंदर कंपैरेटिवली वात एंड पित्त बहुत अच्छा होता है। देन सेकंड टर्म वहां पे बोला गया है वातलाद्या सदा आतुरा। ओके, प्रकृति के अंदर एक टर्म है, यानी वात दोष वाले जो होते हैं सदा आतुर, आतुर यानी कि पेशेंट, वो जनरली पेशेंट होते हैं। ओके, और वी कैन से पैरानोइया, पैरानोइड पेशेंट्स। ओके, तो पैरानोइड जो पेशेंट्स होते हैं, जो फोबिया जल्दी से क्रिएट हो जाता है जिनके मन में, तो वो जनरली वात प्रकृति वाले होते हैं। तो उनको जल्दी से इन्फेक्शन लग जाना, जल्दी से बीमार, छोटे मोटे जो डिसीज होते हैं उनको रिपीटेटिवली होते जाते हैं। ओके, कभी सिर दर्द पकड़ लेता है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी वीकनेस लगने लगती है। और वात प्रकृति के पर्सन के अंदर जनरली जो स्टोर हाउस बोला जाता है, एनर्जी का स्टोर हाउस, वो चाहे मसल्स के अंदर स्टोर हो रहा हो, चाहे लीवर के अंदर स्टोर हो रहा हो, तो वो स्टोर हाउस जो होता है वो जनरल इन नेचुरल एम्प्टी होता है, यानी कि वी कैन से वहाँ पे स्टोर हाउस होता ही नहीं है वात प्रकृति के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो फाइट करने वाला मैकेनिज्म है पहले से ही लोअर लेवल पे, पहले से ही। तो जो सबसे ज्यादा कोरोना, इम्यूनिटी एंड प्रकृति, ये तीन चीजों के अगर लेकर बोले हम, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है वात प्रकृति के पर्सन। वात प्रकृति पर्सन प्लस वातज विकार ऑलरेडी है। ओके, जैसे कि आयुर्वेद के अंदर वातज प्रमेह बोला गया है, या वातज दूसरे रोग जो है वो अगर बोले गए हैं, वातज श्वास है यानी कि अस्थमैटिक कंडीशन, वातज कास है यानी कफिंग वाला कंडीशन, तो इन लोगों को जल्दी से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडर्न टर्म यूज करूंगा क्योंकि वात प्रकृति पर्सन में रुक्ष गुण, ड्राइनेस जो है वो इन नेचुरल ज्यादा होता है,
और रुक्ष गुण को हम दूसरी जगह पे भी करें, यानी कि वहां पे कफ दोष जो है वो कम होगा नेचुरली। हमारी जो ये एपिथेलियल लाइनिंग होती है, कोई भी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, या वी कैन से लंग्स के अंदर जो वहां पे एक छोटा सा कफ का आवरण होता है जो प्रिवेंट करता है उसे। किससे प्रिवेंट करता है? एक तो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करेगा। सेकंड, जो हमारी एल्वियोलाई रहती है लंग्स की, उसकी जो स्थिति स्थापकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसको मेंटेन करना, वो कफ का काम है। ओके, उसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर यू शेप में वहां पे पूरी तरह से एक छोटा सा कफ का आवरण होगा। अगर वातेज प्रकृति पर्सन है तो वहां पे ये आवरण बहुत ही मिनिमम होगा, या तो कई बार जल्दी से एवोपरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ रुक्ष गुण। तो इसकी वजह से उनको वहां पे जो सुरक्षा मिलनी चाहिए बैक्टीरिया से, वो नहीं मिल पाती। So that's why they are more prone to any type of lung disease or any type of throat infections, or we can say any type of muscular problems, just like muscular weakness, muscular wasting, ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। पित्त प्रकृति में हम बोले उसकी अगर इम्यूनिटी के लेवल पे, तो उसका मीडियम होता है, बिकॉज उसका मेटाबॉलिज्म पित्त प्रकृति में सबसे अच्छा है कंपेयर टू वात एंड कफ। तो जो भी रस धातु फॉर्म होती है हम खाना खाने के बाद में, अगर सही क्वालिटी में फूड गया, यानी कि गाय का घी है, नॉर्मल हमारा खाना है, केमिकल बिना का खाना है, तो ये सारी चीजों से रस धातु फॉर्म पित्त प्रकृति में काफी अच्छी तरह से होती है, और इट्स डायरेक्टली लीड्स टू दी गुड इम्यूनिटी। तो पित्त प्रकृति को मीडियम हम कह सकते हैं, वात वाला एकदम लोअर साइड पे रहेगा उसकी इम्यूनिटी, और कफ प्रकृति पर्सन में नेचुरल सहज बल सबसे अच्छा होता है। दिस इज द कंपैरिजन। बहुत अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोगों को लगता है कि यंग लोगों को कोई कोरोना का डेंजर नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। जो एस्थमेटिक है, जो उनको ऑलरेडी वात प्रकृति या वात विकृति है, उनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज नोन कोमॉर्बिडिटी जो बोलते हैं अंग्रेजी में, कि उसके साथ मतलब जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपने बताया एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लंग्स, अल्वियोली एंड ऑल दैट, वो जब कम होता है जहां पर अस्थमा ऑलरेडी है, तो वहाँ ज्यादा केयर लेना पड़ता है, इररेस्पेक्ट एज, कोई भी एज के हो, ज्यादा कोई भी। सो और एक बात है, जैसे मेरे केस में मेरी प्रकृति है वात पित्त, मतलब बाकी सभी एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कफ कम होता है हमेशा। इसके लिए ये सीजन में मुझे सर्दी होना इज वेरी कॉमन, बिकॉज हाँ एग्जैक्टली, एक तो विंटर में सोर थ्रोट होना कॉमन है, समर में थोड़ा एसिड बढ़ना कॉमन है। सो बोथ ऑफ देम आर नॉट कोमॉर्बिडिटी बट causes of concern कि संभालना पड़ता है, and this is natural, this is not to do with विकृति। naturally वात प्रकृति वालों को थ्रोट खराब हो जाता है विंटर में, जैसे आपने बताया, इसके लिए थोड़े से केयर लेने पड़ते हैं। एंड पित्त प्रकृति वालों को समर में उष्ण मतलब गर्मी में अच्छा नहीं होता, बट देयर आर मेनी पॉजिटिव्स टू, जो आपको आप जानते हो, वी कैन नॉट चेंज आवर प्रकृति। वात वाले जो क्रिएटिविटी लाते हैं, पित्त वाले जो डिटर्मिनेशन लाते हैं, वो कफ वालों का अलग होता है, कंपैशन एंड सॉलिडिटी होती है। सो क्वेश्चन इज, जो वात या पित्त प्रकृति के लोग हैं या मिक्स प्रकृति के लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए टू एंश्योर कि ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स, अभी तो ठंडी का मौसम भी आ रहा है, सो अभी शरद ऋतु चल रही है, सो पर्टिकुलरली ऐसे टाइम पे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं वात और पित्त प्रकृति के, तो आप उसके बारे में बताइए सर। जैसे कि आयुर्वेद में एक टर्म है, उसका मैं ट्रांसलेशन बोलूंगा, शरद ऋतु को रोगों की माता बोला गया है। ओके, जो सबसे पूरे ईयर्स में सबसे ज्यादा जो डिसीज होता है वो शरद ऋतु में होता है, और शरद ऋतु जो है वो पित्त की ऋतु बोली जाती है, यानी पित्त प्रकोप, एग्रीवेटेड, ऑलरेडी एग्रीवेटेड इन दी बॉडी। ओके, और वो यूनिवर्सली होता है, इट्स नॉट फॉर दी वात प्रकृति पित्त और कफ, यूनिवर्सली सभी जो है वो सभी लोगों के अंदर पित्त प्रकोप नॉर्मली होता है। तो उसमें अगर प्रिवेंट करना है, दो तरीके से होगा, एक प्रिवेंशन के तौर पे, और अगर एक कोई तकलीफ हो गई तो उसके बाद में क्या करना है। तो प्रिवेंशन के तौर पे वहां पे पंचकर्मा सबसे ज्यादा एडवाइस किया है, ऋतु वाइज हेल्दी रहने के लिए, नॉट फॉर द डिसीज वन, फॉर द हेल्दी पर्सन। इस पर्टिकुलर शरद ऋतु में हमें रक्त मोक्षण बोला गया है। ओके, या तो सेकंड इज विरेचन, विरेचन यानी पर्गेशन करना, जो सर्टेन मेडिसिन वाला ऑयल या घी जो है वो हमें लेना है,
और उसके बाद में वन फाइन डे वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पर्गेटिव्स, जो पूरे दिन में कई बार पर्गेशन होता है। दिस इज द वन थिंग। सेकंड थिंग इज रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग, यानी सीधा ही ब्लड जो हमारा अशुद्ध हुआ है पित्त की वजह से उसे बाहर निकाल देना। अगर उसे हम निकाल देते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो पित्त प्रकोप है वो इनडायरेक्टली शमन हो जाएगा। ये दो चीज होती है वो पंचकर्म के अंदर, मगर इसके अलावा भी सब लोग तो ये नहीं करवाने वाले ऑब्वियसली। तो थर्ड ऑप्शन इज हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो हमारे जितने भी त्योहार है इट्स रिलेट विद द आयुर्वेदा। उन्होंने हमेशा ये ध्यान में रखा है कि सीजन वाइज क्या क्या चेंज होता है, तो हमारे त्योहार में उसी टाइप का फूड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि आपको पता हो अभी जस्ट श्राद्ध चल रहा है, ठीक है, शरद ऋतु में श्राद्ध इज द मेन थिंग जो जनरली आता है, और 15 दिन के लिए हमें स्ट्रेट अवे छूट दी जाती है कि आपको ये खाना है। क्या खाना है जनरली? तो दूध, पोहा, चावल, दिस इज द थ्री थिंग, और शुगर। ये चार चीज जो होती है वो ज्यादा इंट्रोड्यूस करने को बोला गया है शरद ऋतु के अंदर, जिसमें नेचुरली पित्त शमन का जो पूरा डायग्राम होता है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। ओके, और उसके बाद में नवरात्रि आती है। नवरात्रि में जनरली रात को जागने के लिए बोला है। द गरबा इज सेकेंडरी थिंग, मगर यू हैव टू अवेक द फुल होल नाइट, रात्रि जागरण बोला जाता है। तो अगर आप रात को जितना भी जगते हो तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफिकली उस टाइम में आपका पित्त जो है वो शमन हो जाता है। ओके, मगर अभी की सिनेरियो को तो पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि आप गरबा खेलो, फिर बाहर का खाना खाओ, पिज्जा खाओ, देन पित्त दोष जो होता है वो थोड़ा बहुत भी बेचारा शमन होना जाता है, वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। देन वी कैन से कि मुझे इतना सारा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी मुझे डिसीज होते हैं। ओके, हमने पूरा मॉडिफाइड कर दिया है अपनी तरह से। तो प्रज्ञा अपराध हो रहा है, प्रज्ञा अपराध हो रहा है। यस, प्रज्ञा अपराध हो रहा है, क्लियरली हो रहा है। तो यही जो मॉडिफिकेशन हमारी सारी जो त्योहार में बोला गया है, अभी आपको पता होगा कि शुरुआत होता है हमारा उपवास का सीजन है पूरा। अगर आपको पता हो शुरुआत कहाँ से होगा, हमारी 11 से। ओके, श्रावण महीना के आगे जो मंथ होता है जिसे बोलते हैं देव पोढ़ी 11 गुजराती के अंदर, या तो हिंदी में बोला जाता है देव शयनी 11। ओके, यानी कि देव जो होते हैं वो सो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम से, और देन फास्टिंग कंप्लीट होता है, चातुर्मास जिसे बोला जाता है। द लास्ट इज देव उठी 11, यानी कि हमारे देव जो होते हैं वो उठ जाते हैं। अभी यहाँ पे कौन से देव की बात कर रही है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी मैं थोड़े से रेफरेंस के साथ आपको बताऊंगा। वो हमारे देव होते हैं वैश्वानर देव। ओके, जैसे कि गीता में बोला गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम। ओके, पचामी अन्नम चतुर्विधम। उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला है कि मैं आपके शरीर में हूँ, हार्ट में नहीं हूँ, वहां पे कोई जगह नहीं है मेरी, सीधा मैं रहता हूँ वैश्वानर के रूप में आपके शरीर में, और मेरा काम क्या है, 4 टाइप के आप अन्न जो खा रहे हो उसे डाइजेस्ट करना, यानी कि हमारी मेन डाइजेस्टिव फायर। ओके, तो यहाँ पे जो देव शयनी होता है यानी कि सो जाते हैं, यानी हमारा मेन डाइजेस्टिव फायर मेटाबॉलिक सिस्टम वो स्लो हो जाता है इन नेचुरल। एंड कब वो नॉर्मल होगा, जब हेमंत ऋतु शुरू होगी, कार्तक की जो 11 आएगी, वहां पे देव उठी 11। तो 4 महीने जो होते हैं वो सीवियरली हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है नेचुरली। ओके, और मैक्सिमम फास्टिंग जो है अगर आप करोगे तो इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर आएगी। जितना ज्यादा आप टॉर्चरिंग बंद होगा अपनी डाइजेस्टिव फायर के ऊपर, डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी भी बच सकती है, और हमारे जो डिसीज प्रिवेंशन में, वो चाहे कोई भी प्रकृति हो, प्लस और माइनस वे पे प्रकृति के हिसाब से उपवास में मॉडिफिकेशन होते हैं, मगर सभी प्रकृति वाले को उपवास जो है वो करना होता है 4 महीने के दौरान, जितना आपकी जो क्षमता होती है उस हिसाब से। नॉट दी वाटर फास्टिंग, कंप्लीट वाटर फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। 4 महीने पर्टिकुलर एक फूड जो होते हैं वो चूज करके हमें वो फास्टिंग करना है। इसके अलावा ज्यादा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, खास करके क्वांटिटी वाइज हमें संभालना होता है। ये 4 महीने की थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऐसे तो कई सारे अगर हम बात कर ले जाए तो इसके ऊपर ही काफी लंबा बात होगा, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नहीं। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू लो इम्यूनिटी सीजन, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज जैसे आपने बताया इज रिस्ट्रिक्टेड डाइट या थेरेप्यूटिक फास्टिंग, जिनको इवन भगवान या ऐसे कुछ ओल्ड साइंस में ये नहीं है। आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि फास्टिंग के जो मेडिकल वैल्यूज है उसका अभी नोबेल प्राइज भी दिया गया जस्ट अबाउट 2 years ago,
कि कैसे yes, थेरेप्यूटिक फास्टिंग कैन बूस्ट इम्यूनिटी एंड क्लेंस द बॉडी। कैंसरस yes, सेल्स भी कम हो जाते हैं, कैंसरस सेल्स हाँ, हमारे हमेशा बॉडी में होते हैं, लेकिन बाय हाँ, थेरेप्यूटिक फास्टिंग द बैड सेल्स गेट ईटन अप, ऑटोफेजिंग जो कहते yes, हैं, उस yeah, बारे में बता autophagy, सकते हैं आप, सो दैट लोगों के मन में जो शंका है कि दिस इज ब्लाइंड बिलीफ, वो क्लियर हो जाए कि ऑटोफेजिंग हाँ, होता क्या है, कैसे वर्क होता हाँ, है, एंड कैसे उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कैसे बल बढ़ जाता है, वो बताइए सर। यस, यस। जैसे कि फास्टिंग सबसे पहले तो अगर इंडियन कल्चर के अंदर देखने जाए तो ऑन एन एवरेज 365 डेज में से 200 डेज आपको फास्टिंग करना बोला। ओके, वो चाहे 11 के रूप में आए, चाहे पूर्णिमा के रूप में आए, चाहे चातुर्मास के रूप में आए, चाहे नवरात्रि के रूप में आए। देयर इज 4 नवरात्रिज इन अ ईयर। ओके, हमें जनरली 2 ही पता होती है, चैत्र और आसो, मगर एवरी 3 मंथ्स के अंदर 9 दिन के लिए फास्टिंग आपको बोला गया है। तो जनरली फास्टिंग में होता क्या है, मैं आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आयुर्वेद में फास्टिंग लंघन का प्रकार यानी कि टाइप बोला गया है। ओके, लंघन यानी कि शरीर को आराम देना, सिंपल। ओके, शरीर को आराम देना है, वो चाहे आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। 10 प्रकार के लंघन जो है वो बोले गए हैं, और उसमें एक है फास्टिंग। और फास्टिंग जैसे मैंने बोला प्रकृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से करना चाहिए। वात प्रकृति पर्सन को बहुत लंबा फास्टिंग नहीं करना है, उसमें न्यूट्रिशियस फूड अंदर जाना चाहिए, मगर जो अग्नि को डैमेज न करे, यानी कि लघु भी होना चाहिए और शरीर को पोषण भी मिलना चाहिए। 2 तरीके से वात प्रकृति वाले को फास्टिंग करना होता है। जैसे ही हम फास्टिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले जो काम होता है, देयर इज 13 टाइप ऑफ अग्नि शरीर के अंदर, 13 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक फायर वी कैन से ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट जो है वो जठरा अग्नि, जो मेन मेटाबॉलिक सिस्टम बोलते हैं, जो सेंट्रल हमारे ये पूरे गट के अंदर होता है, या हम HCl को कोरिलेट कर सकते हैं, बाइल जूस से कोरिलेट कर सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो उसे बोला जाता है जठराग्नि। तो फास्टिंग जो होता है वो सबसे पहले जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ओके? जठराग्नि जैसे ही प्रदीप्त होगी, वहां पे क्या होगा, आयुर्वेद में एक और टर्म है, दैट इज स्रोतस। ओके, स्रोतस यानी कि चैनल्स। तो ये रस धातु, रक्त धातु ये फॉर्म होती है, तो एक धातु में से दूसरी धातु में जाने के लिए वहां पे चैनल होती है। तो इन जनरल क्या होता है, हमारे डेली 3 टाइम खाने से और ओवर ईटिंग करने से, केमिकल वाला खाना यानी कि प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाने से, तो ये चैनल्स जो होती है वो जनरली ब्लॉक होना शुरू कर देती है। तो चाहे आप काजू बादाम भी खा रहे हो अच्छी क्वालिटी के, रस धातु फॉर्म होगा मगर रक्त धातु फॉर्म होने में दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज द चैनल इज ब्लॉक। तो ये फास्टिंग क्या करेगा, ये ब्लॉक वाले चैनल्स है स्रोतस को क्लीन करेगा। ओके, जितना स्रोतस क्लीन होता जाएगा, आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हो वही आपकी सारी धातु फॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ओके, तो ये क्लीनिंग वाला प्रोसेस, इसके लिए सबसे ज्यादा फास्टिंग आयुर्वेद में बोला गया है कि अगर आपको कोई भी डिसीज है, इवन आपको पता है अभी ये कोरोना के सीजन की अगर हम बात करें, तो ज्वर इज द मेन सिम्टम। ओके, फीवर आना, हाई ग्रेड टेम्परेचर। तो फीवर में सबसे पहले क्या बोला है, लंघनम परम औषधम। आयुर्वेद के अंदर, आयुर्वेद में ऑलमोस्ट 108 टाइप के फीवर बोले गए, 108। हाँ, उसमें कोरोना भी आ जाएगा, अगर हम कोरिलेट करने जाए कहीं पे भी तो मिल ही जाएगा कि हाँ ये रेफरेंस है। तो उसमें सबसे पहले कोई भी दवाई का, या सुदर्शन टैबलेट जो अभी सिनेरियो में बहुत चल रहा है, या संशमनी वटी या गिलोय, ये सारी चीजें मना बोला है। ओके, अगर आपको फीवर होता है, लंघनम परम औषध, यू हैव टू स्ट्रेट अवे जस्ट मेक रेस्ट योरसेल्फ और डू फास्टिंग, जितना आप लंबा कर सको। सिर्फ यही करने से आपके शरीर के अंदर जो भी अग्नि डाउन हुई होगी उसे रीजनरेट करने के बाद, स्रोतस जो है क्लीन होने के बाद, हमारा फूड का पूरा चैनल यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम, जिसे दूसरी टर्म में बोला जा रहा है धात्वा अग्नि। ओके, और जैसे आपने बोला ऑटोफेगी। ओके, तो ऑटोफेगी में क्या होता है, एक ही जो सेल होता है, जो अगर वीक सेल है या कुछ डैमेज करने वाला सेल है, वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाएगा बाय द मीन ऑफ अग्नि ओनली। जो धात्वाग्नि मैं बोल रहा हूँ, जो टिश्यू लेवल के ऊपर काम करता है। अभी धात्वाग्नि ये टर्म भी ऐसा है कि थोड़ा सा लेमैन को समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा सेल जो रहता है, हाँ, उसके ऊपर पूरा एक कवरिंग होता है, एक बॉल जैसा होता है। जस्ट इमेजिन, अभी उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट अंदर जाना है तो सीधा नहीं जा सकता। ओके, उससे भी वहां पे मेटाबोलाइज होना पड़ेगा, या तो वी कैन से वहां पे ऐसे रिसेप्टर्स होंगे
जो उसे अंदर जाने के लिए मदद करेंगे। जैसे कि हम सिर्फ शुगर की बात कर लें, ठीक है, तो शुगर का जो होता है वो वहां पे रिसेप्टर के ऊपर आपके आके वहां पे लग जाता है, मगर अंदर नहीं जाता है। वो कब अंदर जाएगा, तो इंसुलिन जो होता है हमारा वो वहां पे आके अनलॉक करेगा उस रिसेप्टर को, देन ओनली शुगर कैन एंटर इन दी सेल, और उसके बाद में ही सेल जो है वो मेटाबोलाइज करके पावर या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा बाय द मीन ऑफ शुगर। तो ये जो प्रोसेस होती है रिसेप्टर की एंड लॉक एंड ऑल, ये वहां पे ये जो होता है हमारा धात्वा अग्नि वी कैन से, वो काम करता है। okay? तो ऐसे सेल्स जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है, तो वहां पे ये धात्वा अग्नि जाके फास्टिंग के दौरान वहां पे वो डाइजेशन वी कैन से और मेल्टिंग, लिटरली सेल को मेल्ट कर देता है। तो ऐसे सेल्स को वो मेल्ट करके बाहर निकालने के लिए काम शुरू हो जाता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है डिटॉक्स प्रोसेस, जो शरीर को अनचाहे तत्वों से बाहर निकालना, जितना भी कंप्लीटली हो सके गट में से बाहर निकालना, ये सारी चीजें। ओके, तो ये जानना जरूरी है कि फास्टिंग हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये एक बात मैं क्लियर कर दूं, फास्टिंग में जनरली हमारा जो टर्म होता है कि क्या खाने के लिए परमिट किया गया है हमें, हम नॉर्मल अगर स्पिरिचुअल वे में बोले या फिर अभी लेमन में जो फास्टिंग की बातें चलती है, तो उसमें कौन सा वर्ड है आप बता पाएंगे शंकर भाई? कौन सा वर्ड परमिट किया है कि आप ये खा सकते हो? वो मुझे क्या याद कहते हैं? नहीं है। लो, उसे कहते मुझे हैं नहीं पता। फराड़ी, है ना, जो फराड़ी फरारी, वर्ड, अच्छा अच्छा। सिंपल। या तो चाहे आप राजगिरा का कुछ खा लो या फिर साबूदाने की खिचड़ी खा लो, राइट सिंपल राइट पोटेटो खा लो। राइट अभी राइट। हम द बच्चे वर्ड जब इज, थे तो हम फरारी के यस लिए हम उपवास करते थे। यस, वो सिंपली हमारा चेंज ऑफ फूड होता है और कुछ नहीं। ओके, चेंज फरारी के नाम पे सब्स्टिट्यूशन होता है, हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन। खा लेते हैं, ज्यादा कैलोरीज वाला हैवी खाना, तला हुआ खाना। साबुदाना। साबूदाने के वड़े अगर देखो आप, यू कैन से, अगर एक छोटा सा वड़ा हो तो कम से कम 5 रोटी के बराबर होता है उसकी एनर्जी। ओके, और वो हम ऐसे ही 3-4 खा लेते हैं। सो इट्स तो मोर देन, मतलब 15-20 रोटियां जैसे खा लेते हैं। यस, एक साथ में चली जाती है और हमें फील भी नहीं होता कि ओके अभी तो खाली पेट है, मैंने कुछ नहीं खाया, उपवास किया। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वर्ड इसलिए सबको समझा रहा हूँ, फल आहारी, दैट इज द एक्चुअल वर्ड, फराड़ी इज नॉट अ वर्ड। फल आहारी, आपको फास्टिंग के दौरान क्या कर रहा है, फल आहारी लेना है, यानी कि आपको फ्रूट्स लेने, इट्स सिंपल, नो स्टार मार्क्स वाला कंडीशन सप्लाई वाला कोई भी चीज है ही नहीं वहां पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर फास्टिंग करना है तो आपको फ्रूट्स लेने हैं। स्पिरिचुअल भी कर रहे हो आप, नवरात्रा भी कर रहे हो, श्रावण महीना कर रहे हो, तो वहां पे क्लियरली इंडिकेशन है यू हैव टू टेक फ्रूट्स ऑन दिस, जो शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है। मगर हम फ्रूट्स के अलावा सब कुछ लेंगे प्रणाली के नाम पे, है ना? इनफैक्ट ओके, मुझे याद है, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, फ्रूट्स हाँ, इसलिए लेने हैं क्योंकि उससे इजिएस्ट टू डाइजेस्ट, एंड इजिएस्ट टू यस, डाइजेस्ट होने के नाते रेस्ट मिल जाता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को। यस, एंड जब रेस्ट मिल जाता है तो अपने आप वो सेल्फ हीलिंग हो जाती है। आउट ऑफ एजिंग यस, जैसे प्रोसेसेस अपने आप हो जाएंगे। हाँ, अगर एनर्जी ना हो, ऑब्वियसली, अगर हमारे में एनर्जी ना हो, तो फिर ओजस अगर कम हो गया जो बोलते हैं, अगर यस, जो तेजस ओजस कम हो जाता है, वी विल नॉट बी एबल टू हील। सो टू इन ऑर्डर यस, टू हील, जैसे मशीन को रेस्ट दिया जाता है, जैसे आप गाड़ी इंजन गर्म हो गया तो उसे रेस्ट दिया जाता है, हाँ, जैसे आपने पहले बताया था कि रेस्ट लेना हाँ, क्यों जरूरी है। सो दिस इज रेस्टिंग द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम by giving यस, only that food that reduces stress on the digestive system। स्ट्रेस एंड ऑन वो द भी, बॉडी, और एक यस, चीज मुझे याद है जो मैं बता रहा हूँ, सीजनल फ्रूट्स लेना, जो हाँ, आपके वातावरण में ही जो उगता है और अपने सीजन के हिसाब से। जैसे अभी अभी पपाया नहीं उग रहा है, अभी एक्चुअली हाँ, उग रहा है कौन से फ्रूट्स उग रहे हैं सर इस टाइम पे अभी बड़ोड़ा जैसे कि एरिया में? अभी तो वैसे मौसम्बी, संतरा, ये बहुत सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा मिलेंगे। सिट्रस ज्यादा मिलता, तो तो वही खाना यस, चाहिए सो दैट यस, अब रेस्ट मिले, एंड फल और आहार वो भी, से रेस्ट हाँ, मिले। मैं क्लियर करूंगा कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो तो आपको वो भी परमिट नहीं किया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स लो। ओके, वो भी मिनिमम क्वांटिटी में आपका बॉडी सिर्फ सस्टेन कर पाए, आपको एनर्जी मिल पाए, उतने ही फ्रूट्स लेने हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि फ्रूट फास्टिंग भी लोग करते हैं, मगर पूरे दिन में इतने ज्यादा फ्रूट्स हो जाते हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर केला थोड़ा सा हैवी बोला गया है कंपेरेटिवली। ओके, अगर हम देखें जाए, नारियल पानी इवन थोड़ा सा हैवी बोला गया है, भले ही उसमें 99% वाटर कंटेंट है,
मगर फिर भी इट्स हैवी टू डाइजेस्ट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो अगर आप सिर्फ फास्टिंग कर रहे हो और नारियल पानी दिन में 10 या 5 से 10 पी जाओ अगर, तो वो भी आपको इंडाइजेशन करेंगे, लीड्स टू दी अग्निमंदता। ओके, अग्निमांद्य बोला जाता है। तो वो भी ध्यान में रखना कि यू आर नॉट परमिटेड एट ऑल कि आप बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाओ एक ही टाइम पे या पूरे दिन के अंदर। एंड साबुदाने वड़े ज्यादा खाओ तो डेफिनेटली आम बन जाएगा ऑब्वियसली उसका। ऑब्वियसली या वो फ्रूट्स का तो मतलब ये नहीं कि मैंगो खा लो, क्योंकि मुझे मैंगो ज्यादा हाँ, पसंद है। यस मैंगो यस के यस सीजन में मैंगो जरूर खाना, वो भी यस, लोकल मैंगो खाओ तो ज्यादा उचित। लेकिन दुनिया हाँ भर के मैंगोस अगर हम पूरा साल खाते रहे नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम वही, होगा, वो उसका आम का आम बन जाएगा। सो यस सो जैसे कि कई बार मैंने अभी यहाँ पे देखा है, एवोकाडो फ्रूट जो रहता है यहाँ पे होता ही नहीं, वो चाहे हाँ न्यूजीलैंड या हाँ, तो यूएस में आपको मिलेगा। और इम्पोर्ट करके वो आता है, सबसे हैवी है, सबसे हैवी सबसे हैवी इन है। डाइजेशन। वो अगर आप ठंडे प्रदेश में रहते हो तो वहां पे कनाडा और वहां पे अगर आपको वो डाइजेस्ट करने में आसानी होगी, मगर यहाँ के वेदर के हिसाब से अगर आपने एक भी खा लिया तो आपके पूरे 3 टाइम के मील जितना हो जाता है वो। तो दैट्स ट्रू। वो भी ध्यान में रखना है कि बाहर के फ्रूट्स जो होते हैं उसकी यूज कम से कम हो तो ज्यादा बेटर रहे। यू नो डॉक्टर अभिषेक, मुझे एक अच्छी एक हैबिट फॉर्म हो गई है आयुर्वेद सीखने के बाद। आप लोगों के साथ जब मैंने डीपर अंडरस्टैंड, जब भी मैं मार्केट में जाता हूँ मैं बोलता हूँ हम्म, कि लोकल फ्रूट्स कौन से वो देना अभी सीजनल। तो हाँ उनको लगता है मैं बहुत सस्ता हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट द चीपेस्ट, हाँ बट दैट एक्चुअली वर्क्स। क्योंकि सबसे हाँ, चीपेस्ट फ्रूट्स आपके वातावरण में ही ग्रो होते हैं, एंड आपके यस यस, नेबरहुड में ही। महंगे फ्रूट्स यूजुअली इंपोर्टेड होंगे या दूर दूर से हाँ आते हैं। सो फॉर हाँ, एग्जाम्पल अभी आपको मिलेगा एप्पल, लेकिन एप्पल यहाँ पर को उगते ही नहीं, बहुत कम हाँ, एप्पल्स आपको साउथ यस, इंडिया में मिलेंगे। सो ओनली ऑन द अदर हैंड ऑरेंजेस एंड ऑल आर मच क्लोजर, नागपुर से आएगा ज्यादा से ज्यादा, हाँ, या यस नींबू यस, नजदीक, या अभी आजवा में या नजदीक ही मिलेंगे हाँ, आपको। तो वो लेना ज्यादा उचित है जो नेबरहुड में ग्रो होता है, नियर में, जो हाँ हाँ, यहाँ की मिट्टी में ग्रो होता है। एंड द इजिएस्ट वे मैं तो जानता हूँ इज, हाँ आपको ऑर्गेनिक लेना है ऑर्गेनिक लो, नो प्रॉब्लम, बट यस, फाइंड द हाँ, चीपेस्ट ऑर्गेनिक फ्रूट्स, बिकॉज दे आर द मोस्ट लोकल एंड टाइमली फ्रूट्स। ऐसा मेरा यस, ख्याल है। सो डेफिनेटली, आप कुछ और बताना चाहते हैं इस बारे में कि, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां स्प्रेड हो रही है इवन अंडर द नेम ऑफ हेल्थ केयर। आयुर्वेदा, फॉरेन यस यस, फ्रूट्स इज अ बिग वन, मैंने देखा है लोगों को। अमेरिका में जब मैं था तो मैं एवोकाडो जरूर खाता था, बट यहाँ एवोकाडो डाइजेस्ट होना मुश्किल है। सेम यस, थिंग विद कीवी, कीवी दूर दूर से हाँ आता है। अगर यहाँ डेफिनेटली, कीवी ग्रो होता तो नो प्रॉब्लम, यहाँ एवोकाडो हाँ लोकल हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इंपोर्टेड कीवी ऑस्ट्रेलिया से, आई डोंट थिंक इट्स अ हाँ, गुड आइडिया इन माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जितना जैसे आपने बोला वो 100% ट्रू है कि जितना आप लोकली जो भी मिलेगा, इवन मैं उसमें फ्रूट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, इवन ग्रेन्स ऑल्सो, ओके, अनाज जो होते हैं हमारे, वो भी अगर आप यहाँ के ही लेंगे। हाँ, अभी के सिनेरियो में जो तैयार आटा मिलता है, हाँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि वो अभी घर पे बनाना आटा और ये बहुत ही कम हो चुका है। पहले के जमाने में क्या था कि एक साथ 1 साल के पूरे गेहूं या चावल या बाजरा जो भी होता है वो हम स्टोर करके रखते थे। और आयुर्वेद में ये भी बोला गया है कि आपको अग्नि के ऊपर ध्यान में रखना है, तो लघु फूड, लाइट इन डाइजेशन, वो सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। तो जब 1 साल तक वो प्रिजर्व होता है, स्टोर होता है, तो नेचुरली उसके अंदर ऐसे गुण डेवलप होते हैं जो लघु हो जाते हैं, यानी इन डाइजेशन के अंदर इजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो अगर आप लोकल एरिया के अंदर वीट अगर ग्रो हुए और वहां से आप लेके स्टोर करके रखोगे, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में आ सकता है। ऑनली वीट ऑनली, सेम एज राइस। ओके, तो जैसे नॉर्थ में होता है, नॉर्थ में ठंडी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसकी अगर क्वांटिटी वाइज भी देखे पर्सन की कि कितना ज्यादा खाना लेते हैं वो लोग, घी, पनीर, बटर, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं नॉर्थ के अंदर, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो। तो दे कैन डाइजेस्ट, बिकॉज उनकी टेरिटरी के हिसाब से वो सही है डाइट। मगर वही लोग अगर गुजरात में आ जाते हैं और सेम डाइट चालू रखेंगे तो उनको डेफिनेटली वो नुकसान होगा। और सेम एज इट इज साउथ के अगर यहाँ पे आने के बाद गेहूं चालू कर देंगे तो भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में अंदर एक टर्म है सात्म्य, स आत्म्य, यानी कि जो हमारी बॉडी को सूट करता है वैसा ही अगर हम खाना लेंगे तो ही कोई भी चीज जो होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द इम्यूनिटी। अगर ये मेरे लिए साथ में है, जैसे कई लोग होते हैं कि मुझे
संतरा या ये सारी चीजों खाने से थोड़ी सी एसिडिटी होती है, तो वो आपके लिए साथ में नहीं है, ये ध्यान में रखना है। हर एक चीज आपके लिए साथ में होगा, इट्स नॉट नेसेसरी, स्पेसिफिकली वात एंड पित्त प्रकृति, तो वो आपको अवॉइड ही करना चाहिए। आपको शरीर को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप वो ही खाओ। ये भी मेंटालिटी सबकी बहुत ही क्लियर करनी है, क्योंकि इसकी वजह से ही कई लोग होते हैं नहीं नहीं संतरा तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर विटामिन सी है और इतने सारे न्यूट्रिएंट है, तो मुझे खाना ही चाहिए, भले ही चाहे मुझे एसिडिटी हो जाए। तो ये बात बहुत ही गलत होती है। वो चाहे कई बार अभी एक ग्लूटीन फ्री डाइट चल रहा है, ये मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शायद स्टेटमेंट दे दूं, मगर ग्लूटीन फ्री डाइट अगर आप शुरू करोगे तो 110% आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लोअर ही होगी, ओके, नीचे ही जाएगी। यस, तो गेहूं इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, आपका डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई तकलीफ है तो यू कैन चेंज, मगर इन जनरल आप हेल्दी हो, कुछ नहीं हो रहा है और फिर भी आप ग्लूटीन फ्री डाइट चालू कर रहे हो विदाउट एनी एलर्जिक रिएक्शन, तो डेफिनेटली वो आपकी इम्यूनिटी को डैमेज करेगा। और सेम वे पे वेगन डाइट अभी के सिनेरियो में चल रहा है, दूध को डेफिनेटली, दूध इज हैवी टू डाइजेस्ट, पनीर इज हैवी टू डाइजेस्ट, तो अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लेना ही है, मगर घी अगर आप वेगन डाइट के अंदर बंद कर दोगे तो भी ये आगे जाके हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने बोला, कफ इज इक्वल टू घी, वी कैन से कफ को अगर बैलेंस में रखना है तो घी का इस्तेमाल सही क्वांटिटी में होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी। आप कितना फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, या पूरे दिन सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कम होना चाहिए, अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो बेटर यू कैन टेक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ घी। तो ये भी ध्यान में रखते हुए हमें डाइट में एड ऑन करना चाहिए। शंकर भाई। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि ये हमारे प्रकृति और साथ में को देखकर हमें खाना खाना चाहिए। एंड फूड इज मेडिसिन। अगर हमारा खाना बराबर हो, अगर हमारा एक्सरसाइज बराबर हो, अगर हमारा मतलब सुबह उठने का टाइम, शाम को सोने का टाइम अगर ये क्लियरर हो तो कई डिसीजेस होंगे ही नहीं। इनफैक्ट ये जो हमें आदत पड़ी है जाके कोई ना कोई मेडिसिन लो, मेडिसिन डोंट are not, cannot prevent disease or cure disease इवन मैं ऐड ऑन करूंगा कि आयुर्वेद की मेडिसिन भी अगर आपको ऐसा होगा कि वो आपको जड़ मूल से मिटा देगी तो इट्स योर बिगेस्ट मिथ। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर, हाँ, चरक संहिता के अंदर एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ, उसका ट्रांसलेशन ये होता है कि अगर आप पथ्य यानी कि क्या खाना क्या नहीं खाना ये अगर आपको पता हो तो मेडिसिन की क्या जरूरत है, और अगर आप पथ्य फॉलो नहीं करते तो भी मेडिसिन की क्या जरूरत है। एक और सवाल आता है अभिषेक भाई कि जब घर में कई बार अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया मेरी बात पित्त प्रकृति है, मेरी वाइफ की पित्त कफ प्रकृति है, लड़की की भी वात पित्त है और लड़के की कफ वात है। सो हर प्रकृति अलग होने के कारण हमारे टेस्ट में भी अलग अलग है। जैसे मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है जो सूख जाता है, जैसे आपने बताया बात प्रकृति के लोगों को फ्रूट्स की बहुत ज्यादा, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स की जरूरत होती है। एंड नेचुरली इंटरेस्ट साथ में भी होता है, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू वांट सिट्रस फ्रूट्स, whereas मेरी बीवी को बिकॉज पित्त कफ प्रकृति है, she tends to prefer less fruits and more of other things. So ये so same diet सबके लिए सेम, एक तो टेस्ट भी नहीं आता, साथ में भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इट्स नॉट एक्चुअली द बेस्ट थिंग टू डू। तो आपका क्या ख्याल है, क्योंकि चार लोगों के लिए चार अलग बना तो नहीं सकते, सो व्हाट डू यू सजेस्ट? इट्स नॉट प्रैक्टिकली। हाँ, तो इसमें भी आयुर्वेद ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन दिया है। जैसे प्रकृति के हिसाब से उन्होंने रस आपको पता होंगे 6 टेस्ट आर देयर, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस जो है अकॉर्डिंगली आप प्रकृति के हिसाब से ले सकते हो। जैसे कि वात वालों के लिए मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 रस सबसे अच्छे होते हैं जो उनको बैलेंस लेने के लिए वो करते हैं। ओके, कफ के लिए कटु, तिक्त, कषाय। कटु यानी कि आपको पता होगा तीखा, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी कसेला। और पित्त के लिए जनरली मधुर, तिक्त एंड कषाय, ये 3 रस जो है वो जनरली पित्त को बैलेंस रखने के लिए होते हैं। यानी कि स्वीट होगा, उसमें तिक्त यानी कि कड़वा होगा, और कषाय यानी कि कसेला होगा। तो इन जनरल अगर सिर्फ ये तीन रस का सेपरेशन किया गया है, तो उस हिसाब से भी अगर हम थोड़ा बहुत डाइट के अंदर चेंज कर देंगे तो डिशेज अलग करने की जरूरत नहीं। जैसे कि सिंपल आपने सब्जी बनाई तो वायु वाला है उसके अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खा ले तो बैलेंस हो जाएगा।
पित्त वाला है तो उसके अंदर थोड़ा सा 1 आध चम्मच घी डाल दे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, और अगर वात वाला है, सॉरी कफ वाला है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दे एक्स्ट्रा ऊपर से, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो सेम वेजिटेबल कैन मैनेज दी तीनों प्रकृति वाले पर्सन। ओके, वो आराम से हो सकता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन जो है डेफिनेटली लेमन को इजीली अंडरस्टैंड नहीं आएगा, क्योंकि क्या क्या हर बार डालना है, तो बेटर यू हैव टू कंसल्ट जो है वो कोई आपके डॉक्टर्स नजदीक के होंगे आयुर्वेद, उससे आपकी प्रकृति वाले डिसाइड करें और अकॉर्डिंगली आप उनसे ये सारे क्वेश्चन आंसर करके एक डाइट आप प्लान करवा दें, यूनिवर्सल डाइट, नॉट दी स्पेसिफिक डाइट। ओके, कि आपको सुबह उठ के फ्रूट्स खाने हैं, दोपहर, ये वाला डाइट नहीं, कि आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी प्रकृति के हिसाब से, वो वाला डाइट जो है आप प्लान करवा सकते हो। तो उससे 100% प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हो सकती है, उसमें कोई भी अलग अलग डिशेज या ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। So in other words, और जो मेन खाना होगा बेस्ड ऑन लोकल एंड अच्छा फूड, जिसमें कम से कम केमिकल्स हो, एंड जो ऋतु के हिसाब से अच्छा खाना बना सकते हैं। एंड ये जो कॉन्डिमेंट्स है, नींबू या क्या कहते हैं उसको, काली या मिर्च, मसाले हमारे, या हाँ, वो एडजस्ट करने के लिए, टू एडजस्ट फॉर डिफरेंसेस इन प्रकृति। तो उससे स्टैंडर्ड खाना तो सेम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मॉडरेशन में बनाया हो एंड सीजन के हिसाब से बनाया हो। बहुत अच्छी बात है, और बिकॉज बेसिक एक मैं ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा ऐड था करूंगा, मुझे। हाँ एक और ऐड करूंगा कि जनरली प्रकृति, पर्टिकुलर प्रकृति पर्सन को क्या नहीं खाना चाहिए वो सबसे पहले ध्यान में रखते हैं। क्या खाना है, दैट इज दी ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, क्या आप ये खा सकते हैं, मगर क्या स्पेसिफिकली नहीं खाना है, रिपीटेशंस में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि वात प्रकृति के अंदर तत्र रुक्ष लघु शीत सूक्ष्म चल अनिल, तो ऐसे गुण है, तो ऐसे गुण वाले ज्यादा खाना खाने से उनको तकलीफ हो सकती है। जैसे कि बहुत ज्यादा ड्राई फूड, सूखा खाना अगर वात प्रकृति वाले पर्सन बार बार लेते रहेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर वो तकलीफ हो सकती है। okay? ये बहुत जरूरी है। सूखा फूड के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी इन जनरल, तो सबसे पहले जो हमारे मेन डिश होती है उसके अंदर अभी के सिनेरियो में बहुत ज्यादा जो मार्केट में चल रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सलाड्स खाना। okay? बहुत ज्यादा सलाड्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ये सारी चीज डेफिनेटली इट्स गुड फॉर हेल्थ। मगर वात प्रकृति पर्सन के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सलाड और everyday salad, it's not advisable. It's a dry thing, according to Ayurveda, and heavy thing to digest compared to the cooked vegetable. तो इसकी वजह से जो होता है उनको वात पे डेफिनेटली बढ़ेगा, उनको गैस फॉर्मेशन होना, सिर दर्द होना और जॉइंट्स पेन होना, ये सारी चीजें हो सकती है अगर रिपीटेटिवली लार्ज क्वांटिटी के अंदर लिया गया। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये बात इनमें ध्यान रखनी कि वो नहीं लेना है। देन ड्राई फूड, यानी कि चपाती अगर हम लेते हैं उसके ऊपर कोई भी आपने कवर नहीं किया, जैसे घी का कवर, या कई बार पराठे हम ऑयल के लेते हैं, तो ये सारी चीजें उनको जरूर है। स्निग्ध पदार्थ वात प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कफ ऑलरेडी उनके लिए कम है शरीर के अंदर, तो कुछ ऑयलिएशन कर सकते बॉडी के अंदर, ऐसा फूड हमेशा जाना चाहिए। देन थोड़ा सा लिक्विड अमाउंट ज्यादा होना चाहिए खाने के अंदर वात प्रकृति में, जैसे दाल ले ली, सूप ले ली, इट्स अ कॉमन थिंग। तो दोनों टाइम अगर खाने के अंदर सुबह दाल हो, शाम को सूप हो, ऐसा कुछ अगर आप नॉर्मल खाने के साथ में एड ऑन कर सकते हो तो डेफिनेटली उनका जो प्रकृति एंड इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेस्ट होगा। सेम एज विद प्रकृति के अंदर, उसके अंदर उष्ण गुण बहुत ज्यादा होता है, गर्म, तो उसको कवर अप करने के लिए हमें कैसा खाना लेना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, थोड़ा सा अगेन लिक्विड पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए उष्ण को ठंडा रखने के लिए। तो ऐसा अगर खाना डिसाइड करेंगे स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बोला घी का इस्तेमाल करो या दूध का इस्तेमाल करो, पित्त प्रकृति पर्सन, तो वो बैलेंस हो सकता है। मगर इसमें भी हर एक चीज के अंदर ईच एंड एवरी टाइम, या सुबह खा रहे हो, दोपहर खा रहे हो, शाम खा रहे हो, तो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको अगर दूध लेना हो तो कैसे लेना हो। देयर इज अ लिस्ट ऑफ रूल्स कि आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए दूध लेनी है या लेना है। सेम उसी हिसाब से आप बटर वगैरह जो पित्त प्रकृति वाले पर्सन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उष्ण गुण को बैलेंस में रखता है। मगर अपोजिटली अगर कफ प्रकृति में देखें तो उनमें स्निग्ध गुण ऑलरेडी है, ऑयलिएशन बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, तो उनको थोड़ा सा ड्राई जो फूड है वो लेने की जरूरत होती है। जैसे कि सलाद बना हो तो क्वांटिटी में कफ वाला अगर ज्यादा खाएगा बल्क में तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसके लिए अच्छा होगा। ओके, तो ऐसी चीजें जो है वो छोटी मोटी ध्यान में रखनी है इसके अंदर, प्रकृति के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे साल के जो मैंने कोर्सेस लिए थे आयुर्वेद में, उसके आपने
इन शॉर्ट समरी बताई, पर्टिकुलरली कोरोना टाइम में कैसे, या इन जनरल जब Yes. इम्यूनिटी कम होती है तो कैसे हमें अपना लाइफ बैलेंस करना है। एंड ये मैं कहूँगा क्योंकि ये साइंस काफ़ी गहरा है, एंड बोथ Yes. Yes. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइंसेस मिलाकर, आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन, ये सब True. मिलाकर जो आप सजेशंस दे रहे हो बहुत बढ़िया है। Yes. लेकिन जैसे आपने Yes. बताया कि अगर आप ये सब फॉलो करना चाहते हो तो हम चाहते हैं कि आप कोई अच्छे वैद्य को या डॉक्टर को कंसल्ट Yes. करें Yes. जिनको आयुर्वेद का डीप ज्ञान हो, एंड आपको Hmm. कस्टम एटलीस्ट एक बार तो जाकर देखिए कि आपकी प्रकृति कैसी है। जस्ट लिस्ट ऑनलाइन टेस्ट से बराबर प्रकृति नहीं जानी जा सकती, नहीं कई नहीं बार नहीं। मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। इसके Yes. लिए काफी। आपको ये अच्छे वैद्य के पास जाओ, फाइंड आउट करो, अंडरस्टैंड करो खुद की प्रकृति को, एंड देखना कि आपके लोकेलिटी में आप जहाँ रहते हो वहाँ पर कौन सा टाइप, कौन सा सीजन चल रहा है, कैसा आपको खाना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए, इवन दिनचर्या मतलब पूरे दिन में कब कैसे कितना सोना चाहिए, वो सब कंसल्टेशन में आ जाएगा। इट्स वेरी नेसेसरी कि आयुर्वेद को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं गिनना है सबसे पहले तो। इट्स वेरी नेसेसरी। इट्स नॉट एट ऑल कि वो घर का उपचार आप कर लो और आप ठीक हो जाओगे। दैट्स नॉट एट ऑल आयुर्वेदा। ओके, इट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयुर्वेदा, इट्स अ पिंच ऑफ आयुर्वेदा जो हम घर पे करते हैं। अगर एक्चुअल आयुर्वेदा जानने के लिए यू हैव टू कंसल्ट प्रॉपर वैद्य। सो एनी अदर डेफिनेटली। एडवाइस इन जनरल, आपने जो बताया इतनी सारी चीजें, अगर आप कुछ समराइज करना चाहते हैं तो बताइए डॉक्टर। यस, इन शॉर्ट अभी के सिनेरियो में बात बात करूँ सबसे पहले कोरोना के अंदर, तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी डिसीज का पॉजिटिव फैक्टर होता है प्रज्ञा अपराध। ओके, तो सबसे ज्यादा जो है वो माइंड के ऊपर हमें काम करना है। आप चाहे कुछ भी बाद में शुरू करो, वो चाहे फूड हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे काढ़ा हो, डजेंट मैटर, मगर सबसे पहले जब तक माइंड हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, एक फोबिया जो मन के अंदर फिक्स हो चुका है कोरोना के बारे में, अगर हम वो अपने मन से बाहर नहीं निकालेंगे और समझेंगे नहीं साइंटिफिकली कि एक्चुअली चीज क्या है, डेफिनेटली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो तो 100% सबको करना है, वो चाहे कोई भी प्रकृति का हो, बात होती तो और कफ। ओके, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें 100% नेसेसरी, मास्क एंड ऑल। मगर उसके अलावा भी अगर आप हर बार कॉन्शियस होकर, ओवर कॉन्शियस होकर, एक भय के साथ, फियर के साथ अगर आप अपना काम करोगे, या कोरोना को हर बार आप देखते हो न्यूज के अंदर एक कई सारी न्यूज जो है वो आ जाती है, कोरोना में इतने पेशेंट आए, इतने पेशेंट मर गए। मगर इट्स वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीजें हमारे मन के अंदर हमें स्टोर नहीं करनी है। जितना ज्यादा स्पेसिफिकली मैं वात प्रकृति को ये बोलना चाहूंगा कि वो लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये सारी चीजों को लेकर। तुरंत ही पैरानॉइड जो है वो शुरू हो जाता है उनके मन के अंदर कि मुझे छींक आई या किसी ने सामने छींक आई तो मुझे कोरोना हो जाएगा, और दूसरे दिन उनको छींक भी आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज द थिंग जो हमें नहीं करना है। अगर आपको इम्यूनिटी को सस्टेन रखना है, बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सस्टेन रखना है, जो है आपकी एज इट इज इनेट इम्यूनिटी और दी सहज बल, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये मन में से ये सारी चीजें बाहर निकालनी ही पड़ेगी, कंपल्जन, देयर इज नो ऑप्शन। ओके, इसके बाद में फिर आप प्रॉपर डाइट जो है वो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आप हेल्दी डाइट लो, लाइट डाइट लो, जो इजीली डाइजेस्टेबल है ऐसा डाइट लो। और अभी के सिनेरियो में प्लीज रेस्टोरेंट्स में या बाहर खाना जाना, ये सारी चीजें 100% प्रिवेंट करो, नहीं तो डेफिनेटली आप सस्पेक्ट हो सकते हो ये सारी चीजों से। तो बेटर अभी के सिनेरियो में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ में आई कैन से कि 6 महीने तक हो सके उतना घर का ही खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ, स्टोर्ड नहीं होना चाहिए, प्रिजर्वेटिव वाला खाना नहीं होना चाहिए जो हम तैयार कैन या डब्बा वाला ला के रख देते हैं, और उसमें से रेडी टू कुक वाला जो फूड होता है, वो सारी चीजें अभी एकदम से प्रिवेंट करनी पड़ेगी। और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, ओके, जो हम छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वेफर्स या ये सारी चीजें कि टाइम पास करने के लिए उसको खाने के लिए दे देते हैं, चॉकलेट्स होती है, तो ये सारी चीजें जो होती है वो उनकी इम्यूनिटी को काफी डैमेज करेगी, काफी, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अभी की सिनेरियो में ऐसी एक भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल नहीं होगी जो आपको खाली मिलेगी। ओके, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम ये फॉल्टी एक्शंस उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। और ऑब्वियसली काढ़ा या जो टैबलेट्स होती है, गिलोय इज द बेस्ट ऑप्शन, सिंपलेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन। तो गिलोय एंड साथ में आप सुंठ,
का कॉम्बिनेशन करके उसका काढ़ा बनाओ, या डायरेक्टली पाउडर या टेबलेट्स ले सकते हो सीधा गर्म पानी के साथ में, तो अभी के सिनेरियो में आपको काफी हेल्प कर सकता है डाइजेशन वे पे, हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। लीवर तो जो हमारा मेन डिटॉक्स सेंटर है लीवर, उसको स्ट्रेंथनिंग रखने के लिए ये हर्ब्स जो है काफी हेल्प करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको, क्योंकि ये हमेशा लोग पूछते हैं, तो फाफड़ा जलेबी खाना अलाउड है? अभी के गुजरात में सिनेरियो तो में नहीं, अभी के सिनेरियो में नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और दूसरा सवाल है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों को सांत्वन देने के लिए हम लोग क्विक कुछ ढूंढते हैं, चॉकलेट या मैगी नूडल्स, सो उसके बारे में भी आपका क्या ख्याल है? आपने चॉकलेट तो मना कर दिया, बट ये जो नूडल्स एकदम है से ध्यान में रखना है। यस, और अभी उसके अंदर एक ऐड ऑन करूंगा, जो पाउडर्स होते हैं, मिल्क पाउडर्स के साथ में जो हम चॉकलेट पाउडर्स अलग अलग डाल के लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई सारी कंपनीज के आते हैं, मगर वो डेफिनेटली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शरीर के अंदर, यानी कि बच्चों के शरीर के अंदर एक भी % वो इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, नॉट अ सिंगल %। आप अगर हेल्दी वे में सोच के उनको पिला रहे हो दूध के अंदर, इस बहाने दूध पी लेगा बच्चा, तो आप उनके जो हेल्थ है उसके साथ में बहुत बड़ी खिलवाड़ कर रहे हो, मैं ऐसा बोलूंगा स्ट्रेट अवे कि इट्स लिटरली और रियली सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बंद करता है, क्योंकि कफ अवस्था बोली गई है, चाइल्डहुड इज अ कफ अवस्था टिल 18 ईयर्स, ओके, 18 साल तक वहां पे हर एक शरीर के अंदर ऑर्गन हो, टिश्यू हो, वो सारी चीजें बिल्डअप होती है, तो इसमें इम्यूनिटी भी हमारी एक बिल्डअप मोड में होती है। और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर बर्डन डालोगे इम्यूनिटी के ऊपर, जो लोअर करते हैं ये सारे फूड्स वगैरह, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर्स जो होते हैं उसके, वो 110% डिसीज के साथ में जाएंगे। और अभी की सिनेरियो में आप देखो, डायबिटीज इज अ कॉमनेस्ट डिसीज जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज वी आर टेकिंग ओवर इनटेक ऑफ शुगर। सेकेंड, नो फिजिकल एक्सरसाइज इन बच्चे ऑल्सो, ओके। तो ये दोनों चीज की वजह से गुजरात इज द कैपिटल ऑफ होल वर्ल्ड एक्चुअली, डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा पेशेंट्स गुजरात में पूरे विश्व के कंपेयर में। तो दिस इज द बेसिक कॉज कि जिसकी वजह से हमारे डिसीज वो छोटी छोटी एज के अंदर 22 ईयर्स की एज के अंदर हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलेगा। उसके रूट्स होते हैं 10 ईयर के अंदर हमने ये सारे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं इन्वेजर्स को। तो ये बातें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि पॉसिबली हाँ वंस इन अ वाइल हमने कुछ दिया खाया, इट्स परफेक्टली ओके, वी आर नॉट सन्यासीज के भी हम सब कुछ छोड़ दें और बस अभी यही करें, तो इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल ऑल्सो। मगर उतना ज्यादा जो एक हाउ क्रिएट किया गया है कि भाई ये सब करेंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, तो कई सारे प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ले लो, इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन रेगुलर बेस। सो ये जो गाने पॉपुलर हो रहे सर, उसमें कितना डेंजर है? बेबी ने बोर्नविटा पीड़ा रे बेबी मूड। थैंक यू अगेन डॉक्टर। अगर और भी कोई सलाह हो तो बताना, एंड अगर लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट हो, वी कैन ऑलवेज कॉल बैक डॉक्टर अभिषेक। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, अगर सुनने वालों में से आप भी आगे आ जाइए, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिषेक हैज बीन अ रोल मॉडल फॉर मी इन टर्म्स ऑफ हाउ टू बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल। जब मैं आया था अबाउट 4 साल पहले फर्स्ट टाइम आपको मिलने, तब आई वाज वेरी कंफ्यूज, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, बट ऐसा लग रहा था सब कॉन्ट्रेडिक्टरी है। बट अभी काफी चीजें क्लियर हुई है, क्लियर हो रही है। कमर्शियल मार्केटिंग को थोड़ा कम सुनने का, और अच्छे डॉक्टर्स को अगर सुनोगे, ईस्टर्न या वेस्टर्न न्यूट्रिशन या दे ऑल से सिमिलर थिंग्स, ज्यादा विरुद्ध नहीं है वो लोग। लेकिन अगर आप मार्केटिंग से जाओगे और जो न्यूज़पेपर में या स्पेशली एडवर्टाइजिंग में, कई बार वो लोग हमें मिसलीड करते हैं, सो ये संभालना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा। सो थैंक यू अगेन डॉक्टर अभिषेक, आपने संडे मॉर्निंग का अपने टाइम निकाला, एंड प्लीज स्टे इन टच। एंड अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको एक और बार बुलाऊंगा, अगर लोगों को इंटरेस्ट हो तो। पक्का। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू।